हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.5 वृत्त सर्कल उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके और 7 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब 8, 9, 10, 11 और 12 ये 5 प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान भी हैं। 8वां प्रश्न है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ट्रेपीजियम, है ना। समलंब किसको बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रेपीजियम, है ना, जिसमें एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं और एक जोड़ी असमांतर होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है, साइक्लिक है। क्या सिद्ध करना है हमको? कि वो चतुर्भुज कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बहुत आसान है। देखो मैं चित्र बनाता हूँ। ये एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसकी क्या कह रहा है ये कि देखो एक जोड़ी भुजाएं तो क्या होती हैं उसमें? समांतर होती हैं। ये तो समांतर हैं और ये असमांतर भुजाएं हैं। और ये कह रहा है कि ये जो असमांतर हैं इनकी लंबाई बराबर है, इनकी जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। यानी ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है ना। इसको मैंने A मान लिया, इसको B, ये C और ये D, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है? AB किसके बराबर है? CD के। गिवन हमको है AB इक्वल टू CD, ये दे रखा है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमें कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या होता है बताओ? चक्र चतुर्भुज कब होता है? जब उसकी सम्मुख कोणों का योग, जब उसके सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर हो। इसका मतलब देखो B के सम्मुख क्या है? B के अपोजिट एंगल क्या है? D। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हो। या जब ये और ये दोनों 180 हो गए तो चारों का योग 360 होता है, तो ये और इन दोनों का योग 180 हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो किसी एक जुड़े सम्मुख युग्म को 180 के बराबर सिद्ध कर दो। तो या तो एंगल B प्लस एंगल D को 180 सिद्ध कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो जाएगा। या एंगल A प्लस एंगल C को 180 डिग्री प्रूव कर दो। सिर्फ ये इतना सा कर दो आप, तो ये सब सवाल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, मैंने बताया था ना आपको कि करने के एक सवाल को हल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमारा जो तर्क है, लॉजिक है सवाल को करने का, वो सही होना चाहिए, है ना। यानी भिड़ाने वाला कार्यक्रम नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या रचना करी कि इस C से गुजरती हुई AB के समांतर एक रेखा खींची, है ना। C से गुजरती हुई AB के समांतर एक रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। और जो इस बढ़ी हुई AD को इस E पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु E नाम दे दिया मैंने इसको, है ना। क्या करी रचना बताओ? बिंदु C से गुजरती हुई AB के समांतर एक रेखा खींची जो AD एक्सटेंडेड को, बढ़ी हुई AD को कहाँ पे मिलती है? बिंदु E पर मिलती है ना। तो ये मैंने एक रचना कर दी, है ना। बिंदु C से BA पैरेलल CE खींची जो बढ़ी हुई AD को, एक्सटेंडेड AD को कहाँ पर? E पर प्रतिच्छेद करती है, E पर इंटरसेक्ट करती है। तो बेटा ये जो ज्योमेट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं अपने को, है ना। बहुत जल्दी हल हो जाता है सवाल और फुल मार्क्स भी मिलते हैं हमको, है ना। ये हमने रचना कर दी। अच्छा, अब आप देखो कि ये जो EC है ये इस AB के समांतर है, रचना से हमने रचना करी है अभी। और AD किसके समांतर है? BC के, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है तो उसकी एक जोड़ी भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो AD किसके समांतर है? BC के। तो इसको यूं कह सकते हैं हम कि AE किसके समांतर है? BC के। तो क्या मिल गया हमको? AB समांतर EC
और ए ई समांतर बी सी। तो उससे क्या मिल गया, ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। बस हमें कहाँ पहुँचना है, इसे ए बी सी ई को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। जब समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो क्या मिल गया उससे, कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है समांतर चतुर्भुज के का बराबर होता है। फिर उसके बाद आएंगे हम चक्री चतुर्भुज पे, ठीक है। तो अब हमने क्या लिया, चूंकि ए बी किसके समांतर है, ई सी के, है ना, या सी ई के, एवं ए डी किसके समांतर है, बी सी के, या इसको यूं कह सकते हैं ए ई किसके समांतर है, बी सी के। तो इसलिए हमें क्या मिला कि ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। तो इसमें कोण B किसके बराबर हो गया, कोण E के, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल E। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, ठीक है। एवं सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं समांतर चतुर्भुज की। AB किसके बराबर हो गई, EC के, एवं AB इक्वल टू EC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो AB किसके, EC के, परंतु AB और CD बराबर हैं, हमको दे रखा है ना। AB क्या है, किसके बराबर है, CD के। देखो AB किसके बराबर है, CD के, और AB बराबर CE हमको यहाँ से मिल गई, समांतर चतुर्भुज से मिल गई है। तो क्या मिल गया, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, नहीं हो गई, है ना। तो इसलिए CD किसके इक्वल हो गई, CE के, है ना। CD किसके बराबर हो गई, CE के बराबर हो गई, है ना। क्यों है, देखो बताओ कि ये और ये बराबर दे रखी हैं, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो बराबर है, तो इसलिए ये और ये क्या हो गई, बराबर हो गई। जब ये और ये भुजा बराबर हो गई तो इन दोनों के सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं, क्योंकि B और E बराबर है, कोण B इक्वल टू एंगल E है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो है इस कोण को मैं D बोल सकता हूँ ना, एंगल D प्लस ये वाला कोण, है ना, 180 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखो अब एंगल D प्लस एंगल, इसको क्या बोल सकते हो, CDE इक्वल टू CDE किसके बराबर हो गया, 180 के। क्यों, रैखिक युग्म, क्या है ये, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, ठीक है ना। अच्छा अब इसकी जगह CDE की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, CDE की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल CDE की जगह, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं, तो इसको क्या बोल दूंगा, CED। तो एंगल D प्लस एंगल CED इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। एंगल लिख दो, क्यों बराबर हैं, क्योंकि CD किसके बराबर हो गई, CE के, है ना। CD किसके बराबर है, CE के है, तो इसलिए एंगल CDE किसके बराबर हो गया, CED के, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये CED किसके बराबर है, CED B के बराबर है ना। CED किसके बराबर है, B के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के क्या हैं, सम्मुख कोण हैं, तो इसलिए एंगल D प्लस एंगल B, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, B, ठीक है ना, क्योंकि B और एंगल E बोल दो या CED बोल दो, बराबर है, इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, है ना, कि ये ABCD क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है। तो इसमें देखो एंगल B प्लस एंगल D का योग किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ABCD हैं ये किस पे स्थित हैं, एक वृत्त पे स्थित हैं। ये आई ना बात समझ, ये ABCD जो है ना, किस पे स्थित हैं, इसका मतलब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना।
इसका मतलब इस तरह से है, ये एक वृत्त के अंदर स्थित है। ये किसके अंदर स्थित है? ये एक इस तरह का है, ये यूं, ठीक है ना। तो ये तो देखो पैरेलल साइड्स हो गई, और ये दोनों क्या दे रखी थी हमको? इक्वल साइड्स दे रखी थी। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो देखो इस एंगल का और इस एंगल का योग कितना मिल गया? 180 मिल गया। तो ये क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? ये है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये वाला देखो, अब ये देखने से तो ऐसा लग रहा है अरे यार ये पता नहीं क्या है, और देखो ये चुटकियों में हो जाएगा ये सवाल, है ना। दो वृत्त, दो सर्कल हैं, दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल कहाँ काट रहे हैं? एक तो यहाँ काट रहे हैं बी पर, एक यहाँ पे सी पे काट रहे हैं, ये है ना। अब ये कह रहा है बी से जाने वाले दो रेखाखंड हैं, बी से जाने वाले दो रेखाखंड हैं। एक तो है ए बी डी, ये रहा ए बी डी बी से गुजर रहा है, जो इनका कटान बिंदु है दोनों सर्कल्स का, ठीक है। ए बी डी और पी बी क्यू, है ना। ये पी बी क्यू जो रेखाखंड है ये भी बी से गुजर रहा है, ठीक है। वृत्तों को ए डी, तो यानी ये जो ए बी डी है वो तो वृत्तों को कहाँ काट रहा है? ए और डी पे काट रहा है। और ये जो पी बी डी पी बी क्यू जो रेखा है ये पी पे और क्यू पे काट रही है। पी और क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं ये दो रेखाखंड। ए बी डी और पी बी क्यू दो रेखाखंड खींचे हैं जो इन दोनों वृत्तों को ए और डी पे व पी व क्यू पे काट रहे हैं, है ना। तो हमें सिद्ध करना है ए सी पी, देखो ए सी पी यानी ये वाला कोण, और क्यू सी डी यानी ये वाला कोण इक्वल होंगे। ये हमें सिद्ध करना है ना। तो देखो बहुत आसान है, इसको समझो आप कि ये एक चाप है एपी। एपी क्या है? एक चाप है। देखो ये एपी, ठीक है ना, ये एपी एक चाप हो गया। तो ये शेष चाप हो गया कि नहीं हो गया? वृत्त का शेष भाग हो गया ये वाला। तो इस चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग के कितने भी बिंदु हों उन सब पे निर्मित कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। देखो याद करो, मैंने बताया था आपको, जैसे ये वृत्त है ना, ये एक चाप ले लिया आपने, है ना, ये वाला चाप ले लिया। तो इस चाप द्वारा चाहे इस बिंदु पे कोण लो, चाहे इस पे लो, चाहे इस पे लो, ये सारे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है? इस चाप द्वारा इस बिंदु पे निर्मित कोण क्या होगा? इसके दोनों सिरों को इस बिंदु से मिला दो, यानी इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये वाला कोण। इसी प्रकार से माना ए बी मान लिया, इस चाप द्वारा इस बिंदु पर निर्मित कोण क्या हो जाएगा? इस बिंदु को इसके दोनों सिरों से मिला दो, ये दोनों सिरों से मिला दिया, तो ये वाला कोण, है ना। तो ये सारे कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। बस शर्त ये है कि ये जो ना इस वाले शेष वृत्त के शेष भाग में स्थित होने चाहिए, ठीक है ना। इस बिंदु द्वारा इस ए बी पर निर्मित कोण कितना होगा? इसके दोनों सिरों को इससे मिला दो, इस बिंदु से मिला दो, ये लो, ठीक है ना। तो ये कोण भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो देखो यही कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे कि इस AP द्वारा, चाप AP द्वारा बिंदु C और बिंदु B दोनों शेष भाग पे स्थित हैं कि नहीं। देखो ये B भी इसके शेष परिधि पे स्थित है ये, और C भी इस पे परिधि पे स्थित। तो इस चाप AP द्वारा C पे जो कोण है वो तो ACP हो गया कि नहीं हो गया? ACP हो गया। और इस बिंदु B पे जो कोण है वो क्या हो गया? इस पे तो क्या हुआ था? ACP, और ये क्या हो जाएगा? ABP, है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। समझे कि नहीं समझे? यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए? बराबर। क्यों हो गए ये? क्योंकि चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित दो बिंदुओं पर निर्मित कोण है ये, ठीक है। अब इसी प्रकार इधर की तरफ देखो, अब आप, है ना, इस चाप को लो, DQ को, या QD चाप को लिया हमने। किसको लिया हमने? इस QD चाप को लिया, इस वाले को। तो देखो ये जो बिंदु C है ना, और जो बिंदु B है ये इस वृत्त पर स्थित है कि नहीं? इसके शेष भाग पर स्थित है, ये देखो ये वाला वृत्त, है ना। तो इस QD चाप को छोड़ दो, शेष भाग ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? DBCQ, ये वाला। तो ये B भी इसकी परिधि पे स्थित है और C भी इसकी परिधि पे स्थित है। तो इन दोनों बिंदुओं पर इस चाप द्वारा निर्मित जो कोण है वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे,
है ना। तो इस चाप QD द्वारा बिंदु C पर निर्मित कोण तो ये हो गया, इस C से इसके दोनों सिरों को मिला दिया, ये वाला, तो ये वाला कोण हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये कोण को क्या बोल देंगे, QCD, है ना। और इस कोण को देखो, ये वाला कोण, इस कोण को क्या बोल देंगे, QBD, है ना। तो देखो ध्यान रखने का ये है कि इसमें दो बिंदु कॉमन आते हैं, है ना, QCD QBD, तो QD दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना, क्योंकि ये क्या है, चाप QD द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित दो बिंदुओं B व C पे निर्मित कोण है ये। तो देखो ये कोण इसके बराबर हो गया, लेकिन ये देखो आपके ये ABD और ये PBQ दो रेखाएं काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, ये और ये, तो ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो ये और ये बराबर होंगे। तो जब ये और ये बराबर हो गए तो ये और ये बराबर हो गए। आई ना बात समझ। देखो कितना सा छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे होंगे, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे, पहले किसको लिया, चाप E ये वाला, तो कोण ACP बराबर किसके होगा, ABP के। कोण ACP इक्वल टू हो गया कोण ABP। क्यों हुआ, है ना, क्योंकि ये क्या है, चाप AP द्वारा, है ना, वृत्त के शेष भाग में स्थित बिंदुओं C व B द्वारा निर्मित कोण या बिंदु उस पर निर्मित कोण। ठीक है ना, इसको मैंने एक नाम दे दिया। अब इसी तरह से चाप कौन से लेंगे, QD लेंगे। तो चाप QD से एक तो C बिंदु पे और B बिंदु पे, तो C बिंदु पे तो क्या हो गया QCD और B बिंदु पे क्या हो जाएगा QBD। इसी प्रकार एंगल QCD किसके बराबर होगा, एंगल QBD। इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। वही सेम, है ना, क्यों, क्योंकि ये चाप QD द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं, C व B पर निर्मित कोण है ये, इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, परंतु ये जो कोण है ABP और QBD ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख है, इसलिए बराबर होंगे ये। देखो ध्यान से, ABP ये वाला कोण, QBD ये वाला कोण, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, यानी ये राइट साइड वाले ABP और QBD। परंतु कोण ABP किसके बराबर हो गया, कोण QBD के। क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है ना, इसको मैंने नंबर 3 डाल दिया। तो देखो राइट साइड वाले पार्ट बराबर हो गए ना, ABP और QBD, तो लेफ्ट साइड वाले बराबर होंगे नहीं होंगे, तो ACP किसके बराबर हो गया, QCD के, और वही आपसे सिद्ध करवाना चाह रहा था। ठीक है ना, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिल गया आपको, ये कोण ACP किसके बराबर मिल गया, ABP के। कोण ACP इक्वल टू कोण ABP। प्रूव्ड हो गया ना, देख लो, छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा कितना बड़ा है। मजा आ रहा है ना बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर, त्रिभुज की 2 भुजा, ये त्रिभुज ले लिया मैंने ABC, ठीक है ना, ABC एक त्रिभुज ले लिया। देखो इधर और बना देता हूँ आपको, जब अच्छी और समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये ABC मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज ABC की 2 भुजाओं को व्यास मानकर, ABC इनकी 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस AB को व्यास मानोगे तो ये माना केंद्र बिंदु हो गया,
है ना। तो कुछ इस तरह से बनेगा, नहीं बनेगा, इसका जो वो बनेगा, क्या नाम है, व्रत जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यूँ, ठीक है ना। फिर कह रहा है दो भुजाओं को, फिर इस AC वाली भुजा को व्यास मान के खींचा, तो इसको खींचोगे तो देखो इसको केंद्र माना, तो ऐसे इस व्यास से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, व्रत इस तरह से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, यूँ यूँ, ठीक है ना। ये इस तरह से हो गया। खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन व्रतों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो तीसरी भुजा पे स्थित होगा। देखो अब यहाँ पे तो ये यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तीसरी भुजा पे, लेकिन जब आप एग्जैक्ट बनाओगे, उससे बनाओगे, क्या नाम है, आप प्रकार और उससे बनाओगे कंपास से, तो ये एग्जैक्ट कहाँ पे काटेगा, इस तीसरी भुजा पे काटेगा, यहाँ काटेगा, ठीक है ना, इस तीसरी भुजा पे ये काटेगा। ये हमें सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर व्रत खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन व्रतों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, वो तीसरी भुजा पे स्थित होगा, है ना। तो हमने इस तरह से बना लिए ये, ठीक है। यानी अब माना कि ये यहाँ पे काट रहे हैं, इस जगह पे काट रहे हैं, है ना, और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं, D नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने D नाम दे दिया, है ना। अब देखो इस बिंदु को इस A और B से मिला दिया, है ना, और इसको A और C से मिला दिया, ठीक है। देखो इस तरह से यूँ ये मिला दिया मैंने, तो ये बिंदु D है, मान लिया मैंने, इसको बिंदु को क्या मान दिया, D। इसी तरह से इसको D को A और C से, तो A से तो मिला हुआ है ही, और इससे मिला दिया मैंने C से, है ना। तो अब आप देखो कि ये जो D बिंदु है ये इसके परिधि पे भी स्थित है, और ये जो D बिंदु है ये इस व्रत की परिधि पे भी स्थित है कि नहीं है ना। तो ये, और ये क्या है, व्यास है, और ऐसे ही ये क्या है, व्यास है। देखो ये व्यास नहीं बनाया मैंने, है ना, थोड़ा सा ये पीछे कर दिया इसको मैंने, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट व्यास खींचोगे तो वो कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, ठीक है ना। तो अब इस D पर जो ये निर्मित कोण होगा, है ना, ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा बताओ, 90 डिग्री का हो, क्योंकि व्यास जो है वो कितने डिग्री का कोण निर्मित करता है, व्यास हमेशा 90 डिग्री का कोण निर्मित करता है। तो कोण ADB कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि AB क्या है, इस व्रत का व्यास है, ठीक है ना। याद करो, बताया था ना, देखो जैसे एक ये व्रत है ना, देखो ये जीवा है इसकी, ठीक है ना, तो ये कोण ये निर्मित कर दिया है इसने, तो छोटा है ना अभी, तो देखो मैंने बताया था ना, जैसे जैसे इसको बड़ी करते जाओगे जीवा को, तो कोण बड़ा होता चला जाएगा। तो देखो अब ये पहले सिर्फ इतना सा कोण था, अब ये इतना बड़ा हो गया, और जीवा को बड़ी कर दोगे तो और बड़ा कोण बन जाएगा, है ना, ये बड़ा कोण। और अगर इस जीवा को व्यास कर दोगे, इस जीवा को, तो ये कोण कितनी डिग्री का हो गया बताओ, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो एक जो ये 180 डिग्री का होगा, तो शेष भाग में कोई बिंदु ले लोगे आप, तो वो कितनी डिग्री का बनेगा बताओ, ये 180 है तो ये 90 होगा कि नहीं होगा, आधा होता है कि नहीं होता है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण, तो ये चाप हो गया कि नहीं हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इस केस में चाप क्या हो गया आपका, अर्धवृत्त हो गया। तो इस अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण कितना है, 180 डिग्री है। तो वृत्त के शेष भाग में स्थित बिंदु पर कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ये जो बिंदु है D, है ना, और ये AB क्या है, व्यास है ना। तो इस चाप द्वारा इस वृत्त के शेष भाग में स्थित बिंदु पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोण ADB इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि AB क्या है, वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जो D है ये इस वाले वृत्त पे भी स्थित है, और AC क्या है, इसका व्यास है ना। ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है जिससे आपको अभी सिद्ध करने के लिए, है ना। जबकि कह रहा है ना ये कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, तो इसको व्यास मानकर तो ये खींचा गया है, और इसको व्यास मानकर ये खींचा गया है, ठीक है ना। तो व्यास मानकर व्रत खींचे जाएं। तो इसी प्रकार से ये जो है ADC, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, कोण ADC भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि AC भी क्या है, व्यास है,
है ना। तो अब देखो ये कोण ADB और ADC दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, इसको मैंने 2 दे दिया, तो कोण ADB प्लस कोण ADC कितना हो गया 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना आ गया 180। इसका मतलब देखो ADB और ADC का इन दोनों का योग कितना आ रहा है 90 90 180, तो 180 होते ही तो ये रेखा सीधी हो जाएगी ना। 180 कब बनता है, जब रेखा कैसी होती है, सरल रेखा पे कोई दूसरी रेखा आके मिलती है, तो इस कोण का योग कितना है 180 होता है, ठीक है ना। इस कोण का योग 180 होता है। और अगर ये लाइन टेढ़ी है तो 180 नहीं होगा, अगर इस तरह से है ये, है ना, और इस पे एक बिंदु आके मिल रहा है, तो इन दोनों का योग क्या होगा 180 नहीं होगा। 180 कब होगा, जब ये रेखा कैसी होगी, ये जो टेढ़ी रेखा है कैसी होगी, सीधी होगी यूं, तब जाके ये कोण कितने, इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा, है ना। तो चूंकि ADB प्लस ADC का मान कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, और ये 180 डिग्री तभी संभव है जब ये जो D बिंदु है ना, ये किस पे स्थित होगा, इस BC पे स्थित होगा, अर्थात BDC क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। आई ना बात समझ में। यही कहना चाह रहा है कि इन दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा, यानी इस AB को व्यास मानकर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, AB AC और BC, तो AB को व्यास मानकर ये वाला वृत्त, AC को व्यास मानकर ये वाला वृत्त, तो जहां पे ये काटेंगे वो कटान बिंदु कहां पे होगा, इस तीसरी भुजा पे होगा, वृत्त की इसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा पे स्थित वो होगा, है ना बात समझ में। तो इससे क्या लिख सकते हैं, कोण ADB प्लस ADC का मान कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। यह तभी संभव है जब बिंदु D कहां पे स्थित हो, BC पर स्थित हो, अर्थात ये जो BDC है, BDC एक सरल रेखा हो, ठीक है ना, सरल रेखा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका कटान बिंदु किस पे होगा, तीसरी भुजा पे, वृत्त की तीसरी भुजा पर होगा, इसलिए कटान बिंदु त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित होगा। देखो इसमें ये बड़ा चित्र दिखा रखा है मैंने, है ना, कि एक कटान बिंदु ये हो गया और एक कटान बिंदु ये हो गया। तो देखो ये बिंदु वो D वाला है ना, तो इसको ये A था, ये B था और ये C था, इस D को इससे मिला दिया, तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ बताओ 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, एक व्यास है वृत्त का, तो व्यास जो है वो कितने डिग्री का कोण निर्मित करता है 90 डिग्री का कोण निर्मित करता है। ऐसे ही देखो ये जो है ना, ये बिंदु D माना मैंने, इसको क्या माना D, और इसको अब इससे मिला दिया, C से मिला दिया, ठीक है ना। तो ये जो है ADC, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो ये कटान बिंदु है इन दोनों वृत्तों का, है ना, इस पे ये जो कोण है ADB और ADC, इन दोनों का योग कितना आ रहा है 180 आ रहा है, लेकिन ये 180 तब होता है जब ये जो BDC है ये कैसी होगी, ऐसे टेढ़ी ना होकर कैसी होगी, BDC स्ट्रेट होगी, ठीक है ना। तो यही फैक्ट्स आपको इसके आंसर में लिखने हैं, ठीक है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी, गुड। अब अपन इसका 11वां प्रश्न करते हैं। ये कह रहा है देखो उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले 2 समकोण त्रिभुज ABC और ADC, यानी एक उभयनिष्ठ विकर्ण है। उभयनिष्ठ क्या है, कर्ण है, जैसे ऐसे मान लो आप, एक ये उभयनिष्ठ कर्ण हो गया AC, है ना, ये A है और ये C है, ठीक है। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले 2 समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ये ले लिया मैंने, है ना, कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये क्या है बिंदु, ये B मान लिया, तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसी तरह से DBC है ना, तो DBC यानी इससे इस पे जो ये बन रहा है, ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे,
है ना, ये आपका डी बिंदु हो गया। ठीक है ना। क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले, तो ये उभयनिष्ठ कर्ण है ए सी वाले, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, और ए डी सी ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए डी है ना, सी ए डी यानी ये वाला कोण, और सी बी डी, इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा आपको, है ना। सी बी डी का मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ इसको चित्र को बना दिया। इसी तरह से ए सी विकर्ण हो गया, एक बिंदु बी है तो ये ए बी डी 90 डिग्री का, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। ऐसे ही ये डी जो बिंदु है इस पे ए डी सी भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि सी ए डी यानी ये वाला कोण, और सी बी डी इसका मतलब बी और डी को और मिलाना पड़ेगा ना। तो ये देखो बी और डी को मैंने मिला दिया, तो ये वाला कोण है ना, इन दोनों कोणों को इक्वल सिद्ध करना है। किसको, सी ए डी और सी बी डी, है ना, सी ए डी और सी बी डी। देखो बहुत आसान है बेटा, कि इसमें अगर आप देखो ए चतुर्भुज बन गया, ए बी सी डी चतुर्भुज, ये खुद कह रहा है कि ये कोण बी कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और कोण डी भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये जो ए डी सी है ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इस चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी प्लस कोण डी का योग 180 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री कह रहा है और ये 90 डिग्री कह रहा है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना हो, किसी एक जोड़ी सम्मुख कोणों का, तो दूसरा जोड़ी अपने आप 180 आ जाएगा। तो इसका और इसका योग 180 है, तो इन दोनों का योग 180, क्योंकि टोटल 360 होता है चारों का मिला के। तो जब इसका और इसका योग 180 है तो इसका और इसका योग अपने आप 180 हो गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी चतुर्भुज में एक जोड़ी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए बी सी डी जो चारों बिंदु हैं ये किस पे स्थित हैं, एक वृत्त की परिधि पे स्थित हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पहुँचना है हमको, कहाँ पे पहुँचना है, इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। जब चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो बस हो गया सवाल। कैसे होगा, देखो कि सी ए डी है ना, सी ए डी, ये देखो ये चाप मान लो आप, सी डी चाप मान लो, तो शेष भाग क्या हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया। तो इस शेष भाग के कितने भी बिंदु हों उन सब पे इस सी डी चाप द्वारा निर्मित कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सी ए डी क्या है, सी ए डी बिंदु ए पर चाप सी डी द्वारा निर्मित कोण है ना। और सी बी डी क्या है, सी बी डी क्या है, चाप सी डी द्वारा बिंदु बी पर निर्मित कोण है। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक बराबर हो गए ये। तो इसके लिए क्या सिद्ध करना पड़ा हमको, इस ए बी सी डी को एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ा। ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, चूंकि एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री ये आपको दिया हुआ है। इसी तरह से एंगल ए डी सी, ए बी सी है ये, ए बी सी है ना, और ए डी सी भी कितना है, 90 डिग्री है, ये भी आपको दिया हुआ है। इनको दोनों को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया 1 + 2 से, तो क्या मिला, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 + 90 इक्वल टू 180। इसका मतलब ए बी सी का मतलब कोण बी, ए डी सी का मतलब कोण डी का 180। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या मिला ये, ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। कौन से, ये सी ए डी यानी ये वाला कोण और सी बी डी यानी ये वाला कोण। तो सी ए डी इक्वल टू सी बी डी क्यों हैं, क्योंकि ये चाप सी डी द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित बिंदुओं ए व बी पर निर्मित कोण हैं। ठीक है ना। तो इसलिए अब कोण सी ए डी किसके बराबर हो गया, सी बी डी के। अब यहां लिख दो आप क्यों बराबर हुए, चूंकि ये दोनों कोण वृत्त के चाप
वृत्त के चाप CD द्वारा वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग में स्थित बिंदुओं बिंदु कौन से? A व B पर, A व B पर निर्मित कोण है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, कितना आसान है देख लो। और ये 3-3, 4-4 नंबर में आते हैं बेटा, है ना, तो चुटकियों में हो जाते हैं सवाल बहुत कम समय में। ठीक है, इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है ना। ये कह रहा है कि ये चक्रीय चतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज भी है ना। यानी चक्रीय चतुर्भुज है ये, ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। और ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। चक्रीय समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जो चक्रीय भी हो, अर्थात जिसके चारों शीर्ष किस पे हों? एक वृत्त की परिधि पे स्थित हों, और साथ में क्या कह रहा है? ये समांतर चतुर्भुज भी है ये। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये ABCD क्या है? एक आयत है। तो देखो गिवन क्या है हमको, फर्स्ट चीज तो ये दे रखी है कि ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। सम्मुख कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता चक्रीय चतुर्भुज में? और एंगल B प्लस एंगल D का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। फर्स्ट चीज तो ये दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके सम्मुख कोण बराबर भी होते हैं, है ना। तो A किसके बराबर है? C के, और B किसके बराबर है? D के। ये दो चीज हमको गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। कहाँ से मिले ये? कि ये चीज तो मिली चक्रीय चतुर्भुज से, ठीक है ना, और ये किससे मिली? समांतर चतुर्भुज से, है ना। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? एक आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए क्या होता है? समांतर चतुर्भुज तो दे ही रखा है इसने इसको, ABCD को समांतर चतुर्भुज, तो ये खुद कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। बस अगर इसके एक कोण को आप 90 डिग्री सिद्ध कर दो तो बाकी के सब 90-90 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? एक समांतर चतुर्भुज में ऐसे समझो आप, देखो ये अगर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, अगर इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर दिया आपने तो ये 90 हो गया कि नहीं हो गया? ये भी क्या हो गया? 90 हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तो इसको 90 डिग्री सिद्ध कर दिया तो ये 90 हो गया। और देखो ये और ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं, और ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो एक और के निर्मित कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 हो गया, तो ये 90, तो ये भी क्या बच गई? 90 हो गई। तो ये 90 है, तो ये इसका सम्मुख कोण है, तो ये भी 90 हो गया। तो सारे कोण क्या हो गए? 90 हो गए। इसका मतलब ये किस तरह से है? इस तरह से है। क्या बन गया? ये आयत बन गया, ठीक है ना। तो अगर किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण को आप 90 डिग्री सिद्ध कर देते हो तो वो क्या सिद्ध हो जाता है? वो समांतर चतुर्भुज एक आयत सिद्ध हो जाता है ना। ऐसे तिरछा ना हो कि कैसा है? वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो अब देखो बहुत आसान है, तो इन्हीं दोनों का उपयोग करेंगे हम। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक आयत है ना। इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू D। किसी एक को सिद्ध क्या करना है? 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है ना। तो देखो बेटा ये क्या दे रखा है? A प्लस C इक्वल टू 180 है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। और A और C क्या हैं? दोनों बराबर भी हैं। A और C क्या हैं? दोनों बराबर हैं, है ना। तो एंगल A, क्योंकि ये क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज है, तो C की जगह भी मैंने क्या रख दिया? A रख दिया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो कि A प्लस C इक्वल टू 180, यानी ये चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है, तो इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, है ना। ऐसे ही इसका योग और इसका योग 180 होगा। दूसरा क्या कह रहा है? ये समांतर चतुर्भुज भी है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। तो देखो इसी का यूज कर रहा हूं मैं, इसी का उपयोग ले रहा हूं कि हमको क्या दे रखा है? A प्लस सी इक्वल टू 180, ये क्या है? हमको गिवन है ना। फिर A प्लस सी को भी क्या लिख दिया मैंने? A लिख दिया, क्योंकि
क्योंकि एंगल ए किसके बराबर है, सी के। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया, 180/2 इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ए कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। जब ए 90 डिग्री है तो सी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ए बराबर क्या है, सी, इसलिए एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब बी प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 180। तो इसी प्रकार बी और डी बराबर हैं, तो इसी प्रकार बी और एंगल डी को भी एक 90 डिग्री सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी एक आयत है। क्या है ये, एक आयत है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है। अथ प्रश्नावली 10.5 समाप्तम भवति। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।